खुश आमदीद। जैसे कि मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में बताया है, आज का हमारा मौजू जो है वो कायद की शख्सियत और किरदार की बहुत सारी क्वालिटीज़, ऑब्वियसली इतनी है कि हम उन सबको तो शायद कवर ना कर पाए, अब वक्त भी बहुत कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर बहुत सारी ऐसी बातें जिस तरफ हमारी नज़र नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो उस अंदाज में नहीं जाती, उनको हम देख सकें और समझ सकें कि वो कौन सी ऐसी आदतें और सिफ़ात थी जो उन्होंने अपनी किरदार से और अपनी शख्सियत से जो हमारे सामने मिसाली नमूना पेश किया है जिनका, और जिनकी ज़रूरत है आज के दौर में हमें भी उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करने की। और ये तमाम प्रेजेंटेशन और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये शेयर करेंगे आबिद इकबाल खारी साहब, क्योंकि उन्होंने इस पर काम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं अभी सब कुछ कह रही हूँ, इसको आप अपने अल्फाज में किस तरह से कहेंगे, कायद की किरदार और शख्सियत? जी, मैं अनवर शऊर के इनशार से आगाज़ करूँगा कि तमाम मुल्क में छोटी बड़ी महाफिल का किस एहतमाम से हम इनकाद करते हैं। वफ़ात और वलादत के हर यौम पर हर साल हम अपने कायद आज़म को याद करते हैं। और वो इमर्सन इंग्लिश पोएट है, उसने कहा था कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। मैन who for the truth and honor's sake stand fast and suffer long, who dare while others fly, they build up nations pillars deep and lift them to the sky। तो लीडर जो अजीम शख्सियत होती है या अजीम एक लीडर होता है, उस पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे निगाह बुलंद, सॉरी जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। अच्छा, अल्लामा इकबाल की शायद हमअसरी का वो है, या फिर उस जो बुलंद कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, मुझे तो हर शेर ऐसे लगता है जैसे अल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पर वो किसी ना किसी अंदाज में फिट इन होता है। अब आप देखिए, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। ये आप देख लें और कायद की शख्सियत देख लें। इसी तरह लीडरशिप पे उन्होंने कहा कि अक्ले बेमाया अमामत की सज़ावार नहीं, रहबर हो जनो तख्मी तो ज़ुबू कारे हयात, फ़िक्र बे नूर तेरा जज्बे अमल बे बुनियाद, सख्त मुश्किल है कि रोशन हो शबे तारे हयात। तो लीडर जो होता है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, बड़ी इसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है कि मतलब ही टेंड्स टू थिंक बिग, उसकी सोच बड़ी बुलंद होती है, और फिर उसमें वो अंदाज़े से जनो तख्मीन से नहीं काम करता, बल्कि वो पूरे यकीन के साथ, यकीन की कुव्वत। आगे मैं इसकी मिसाल दूंगा कि ये जो यकीन की कुव्वत है वो किस हद तक बदरजा तम उनमें मौजूद थी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह में। तो इसमें अगर ये सारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं हम उनको देखें और फिर हम एवेल्यूएट करना चाहें कायद मोहतरम की शख्सियत को, तो हमें नज़र आता है कि वो जो एक अजीम इंसान में ये सारी चीज़ें होती हैं वो उनमें थीं, और इसका मतलब बाकायदा तौर पे इसका इतराफ़ जो है वो उनके जो उस वक्त के हम असर थे, दूसरे बड़े लोग थे, उन्होंने भी मतलब उसमें किया। बल्कि और वो कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं था, अंग्रेज साम्राज्य वो ताकतें और कुव्वतें, और उसके साथ हिंदू बनिए और वो तमाम जहनियत एग्जैक्टली। अब देखें, मैं A.H. हॉटसन ने एक बुक लिखी है द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब उसमें देखें वो किन अल्फाज से जो है वो इसका इतराफ़ करता है, बड़े खूबसूरत। और इसमें बाकायदा उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने एक अपनी प्रेजेंटेशन में इन्हीं वर्ड्स को कोट किया कायद के हवाले से। उन्होंने कहा कि ऑफ ऑल द पर्सनैलिटीज़ इन द ग्रेट ड्रामा ऑफ इंडियाज़ रीबर्थ टू इंडिपेंडेंस, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द मोस्ट एनिग्मेटिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। One can imagine any other of the principal actors replaced by a same substitute in the same role, like a different Congress leader, a different Secretary of State, a different representative of this or that interest or community, even a different viceroy, without thereby implying any radical change in the final denouement. But it is barely conceivable that events would have taken the same course, that the last struggle would have been the struggle of three not too well balanced adversaries, and that a new nation state of Pakistan would have been created but for the personality and leadership of one man, Mr. Jinnah। अब ये देखें, ये उसने एक मतलब जो है वो अंग्रेज ऑथर जो है वो अपनी बुक में ट्रांसफ़र ऑफ पावर में वही दे रहा है। तो इसी तरह बाकी अगर हम ट्रेड्स का देखें तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, एटीट्यूड पे मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगा जी कि ग्रेट एफर्ट स्प्रिंग्स नेचुरली फ्रॉम ग्रेट एटीट्यूड। अब कायद का अगर आप एटीट्यूड देखें तो अब देखें उसमें पाकिस्तान बनने से पहले कराची के इलाके गुरु मंदिर में हिंदुओं की बड़ी अक्सरियत थी, तो वहाँ किसी नौजवान ने गाली दी कायद आज़म को। तो ये मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के जो नौजवान थे उन्हें पता चला, तो ज़ाहिर है जो गर्म खून था,
तो वो सारे जो हैं वो लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनकी अच्छी खासी ठकाई की। तो उन्होंने फिर इसकी मतलब शिकायत की, हाशिम गजर को फ़ोन किया, उन्होंने आगे यूसुफ हारून को, जो सईद हारून के बड़े भाई थे, क्योंकि वो जो जिन नौजवानों ने जाके उनकी पिटाई की थी उसकी क़यादत जो है वो सईद हारून कर रहे थे, सर अब्दुल्ला हारून के बेटे। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म, फिर यूसुफ हारून ने कायद-ए-आज़म तक बात पहुंचाई। तो कायद-ए-आज़म ने उन्हें तलब किया, नेशनल गार्ड्स के बाकी नौजवानों को बुलाया और उन्हें कहा कि गाली से जो है वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ये हमारी एक बहुत बड़ी तहरीक है, आप ऐसी हरकतों से इस तहरीक को नुकसान ना पहुँचाएँ। सही। अगर वो गाली देते हैं तो ये उनका फ़ेल है, हमें उसको जो है वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करना। और अब देखें, ये होता है एक बड़े आदमी का एटीट्यूड कि वो अब उसका लोकस, हम इसको कहते हैं ना मैनेजमेंट में कि लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी बड़े लोगों का कंट्रोल अपने हाथ में होता है, दूसरों के रहमो करम पे नहीं होता, हालात के रहमो करम पे नहीं होता। वो ये नहीं करते कि जी किसी ने गाली दी है तो हमने भी आगे से गाली देनी है, उनका कंट्रोल अपने हाथ पे होता है। वो तो मतलब जो है एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। सही। फिर इसी तरह जो है वो अब देखें, पाकिस्तान जब बनना है तो उसमें बड़े मजालिम हुए, दिल्ली में, यूपी में, मशरकी पंजाब के हमारे मुसलमानों के ऊपर, उसमें नेज़ों की अन्नियों पे बच्चों को टांका गया, उसमें मतलब बच्चियों को कुओं में फेंका गया, नौजवानों के जो है वो उनको माँ बाप के सामने शहीद किया गया। मतलब और ये जब सारी खबरें पाकिस्तान में पहुंची तो यहाँ के कराची के अब जो लोग थे उनमें रिएक्शन हुआ और वो जनवरी 1948 में ये बड़ा फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए। तो उसमें अब लेकिन वहाँ कायद का एटीट्यूड क्या था कि अब मैं मिसाल दूंगा, वो कशु गिडवानी था, कार एजेंट था, हिंदू था, और उसमें जो इनके एडीसी थे कायद के गुल हसन, उनका वो दोस्त भी था। तो उन्हें पता चला कि वो जो है ना गुल हसन खुद अब लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए ख़ास तौर पे बाहर आना मुश्किल हो गया, खाने पीने की चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो गया। तो अब जो है ये खुद उनके घर में चीज़ें पहुंचाते रहे गुल हसन। और जब कायद को पता चला तो उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे इसकी शिकायत की थी लेकिन मैंने इसका नोटिस नहीं लिया, और बल्कि ये आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि आप जो है वो कशु गुडवानी के घर ये चीज़ें पहुंचाते रहें, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। और बल्कि इस पर फिर ये हुआ कि उन्होंने नेशनल गार्ड्स के लोगों को तलब किया। उन्होंने कहा मैं क्या देख रहा हूँ कि आज जो है वो यहाँ हमारे ये सफ़ेद जो हिस्सा है झंडे का, इसका मतलब तो ये है कि हमने अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सही। तो वहाँ पे जो भी सलूक किया जाए, वहाँ पे जो भी खून रेज़ी की जाए, यहाँ पर उसको नहीं, यहाँ पे जो है हमने उसको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना। अब देखें मतलब कितनी खूबसूरत शायर ने शायद इन्हीं के लिए कहा था कि दुश्मन भी जो चाहे तो मेरी छाँव में बैठे, मैं एक घना पेड़ सरे राह गुज़र हूँ। तो उसमें फिर इसमें बल्कि यूसुफ अब्दुल्ला वो कहते हैं कि मैंने कायद को कहा कि जनाब आप हमारे दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं, आप इंडिया में देखें, दिल्ली में भी यही हो रहा है कि मुसलमानों के ऊपर क्या कुछ मतलब जुल्म सितम। तो कायद ने कहा कि हिंदू बेशक अपने वादा भुला दे, लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हम अपने वादे पे कायम रहेंगे, ये हमारी हिफाजत इनकी जो है वो हमारा फ़राइज़ में शामिल है और हमने हर सूरत में अपने इस फरीज़ा को जो है वो अंजाम देना है। ये मतलब इतना अजीम एटीट्यूड था। फिर इसी तरह एक जो मशरूत नहीं है बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ जिस पे अब हमारे कायद, हमारे लीडरान जो है जैसे रिएक्ट और एक्ट कर रहे होते हैं। जी एग्जैक्टली, ये बड़ा खूबसूरत मतलब प्रिंसिपल है ना, एक्ट करने का या रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। मतलब आपने जाहिर है रिएक्ट का मतलब ये है कि फिर आप दूसरे ही के रहमो करम पे हैं। मतलब किसी ने अगर जो है वो समझे अच्छी बात कर दी तो आप भी अच्छी करेंगे। जी एग्जैक्टली, या मैं ये कहा करता हूँ कि आप रिमोट कंट्रोल अपना दूसरे के हाथ में दें कि किसी ने मेरा उल्टा नाम लिया है तो अब मैं आपे से बाहर हो जाऊं, इसका मतलब है को रिमोट उसके हाथ में है, वो जब ये चाहे रिमोट दबाए और मैं जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर दूं। बिल्कुल ठीक है। मेरा कंट्रोल तो मेरे हाथ में होना चाहिए। फिर मुझे याद है कि उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है वो हिंदुओं ने ये किया कि उसका जो मेन हॉल था उसके ऊपर अपना कांग्रेस का झंडा लहरा दिया, हालांकि मुसलमान वहाँ खासे तादाद में थे और जानबूझ के इनको मुश्तल करने के लिए। अब उसके मुकाबले में जब पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए तो मुसलमान सारे तलबा उनका पैनल जीता, तो वो जो सदर यूनियन थे वो फ़ौरन कायद-ए-आज़म की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें कहा कि जी जिस तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया, हम चाहते हैं कि आप अपने दस्ते मुबारक से पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन हॉल पर जो है वो मुस्लिम लीग का झंडा लहराएं। तो कायद ने इसको पसंद नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, देखें उनके उस फेल से हमारी अगर दिल आज़ारी हो रही है तो आप वो काम क्यों करना चाह रहे हैं कि जिसके कि हमारे फेल से फिर उनकी दिल आज़ारी हो। सही। ये तो उनका फेल है, हमने तो ऐसा कोई काम नहीं करना है ना कि वो बात जो दुश्मन को नागवार हो। तो ये उनका एटीट्यूड था। फिर उसमें ख़ास तौर पे अब देखें मतलब किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिनके दिल में है दर्द दुनिया का
वो दुनिया में ज़िंदा रहते हैं। और ख़ास तौर पे उनके दिल में इतना दर्द था गरीबों के लिए, मतलब जब प्रैक्टिस की है तो उसमें बड़ी मतलब बड़े काबिल वकील थे और बड़ी फ़ीस हुआ करती थी, बड़े बड़े लोग आते थे उनके पास, लेकिन गरीबों के लिए फिर भी वो फ्री जो है वो उनकी मुकदमात की पैरवी करते। सही। बल्कि एक बार मुंशी ने कहा कि मेरे एक साहिल आया तो उसने कहा कि जी ये मेरा मुकदमा है लेकिन मेरे पास फ़ीस नहीं है। तो मैंने कायदे आज़म तक बात पहुंचाई कि जी वो एक बंदा आया लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। सही। तो कायद ने कहा कि अच्छा तुमने उसके कागजात देख लिए हैं, वो ठीक हैं, वो हक पे है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल वो ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है उसका मुकदमा ले लो। सही। और फिर जो है वो उसका मुकदमा लड़ा लेकिन वो मुकदमा इनके हक में फ़ैसला नहीं हुआ। तो कायद ने कहा कि ये तुम हाई कोर्ट में अपील करो, जो है वो मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगे। तो उसने कहा जी मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो कोर्ट फ़ीस भी नहीं है। कायद ने कहा उसकी फ़िक्र ना करो, कोर्ट फ़ीस भी खुद से जेब से अदा की और उसका मुकदमा भी लड़ा हाई कोर्ट में और फिर फैसला भी उसके हक में हुआ, इनके हक में हुआ। उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रुख्सत किया। एक इसी तरह का वाक़या भी है कि जब फ़ी उन्होंने कहा ठीक है जो आप जीतेंगे, वो कुछ रकम का मुकदमा था तो उसमें से मैं अपना शेयर ले लूँगा, और वो पूरा कैलकुलेट करके जितना वो बनता था उससे ज़रा ज़्यादा नहीं या कुछ कम नहीं उन्होंने वो रखा। जी एग्जैक्टली बल्कि मैं इसकी तरफ आता हूँ। यहाँ मैं बताता चलूँ कि देखें मतलब पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो जब गवर्नर जनरल हैं तो मोहतरमा फातिमा जना कहती हैं कि उनके खाने की मेज़ पे जो है वो कभी 2 से ज़्यादा खाने नहीं होते थे। सही। और वो ये कहते थे कि जो है वो मेरे इतने करोड़ों हम वतनों को पता नहीं एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं तरह तरह के खाने बनवा के जो है वो रखूँ अपनी मेज़ पे। फिर इसी तरह ईद के मौके पे जो है लेकिन वो इस पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि देखें जी आज के लीडर क्या कर रहे हैं, वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, इसके साथ साथ है ना अपने ऊपर भी नजर डालते चले हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं। हमारी शादियों पर आज भी अगर गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट भी कर देती है कि आप एक डिश रखिए और आप ये तो कानून पास भी कर देती है, इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं। हमारी शान को गैरत को गवारा नहीं होता कि हम जी खाने जो हैं वो ना उस तरह से बनवाए धूमधाम धड़के के साथ, जब तक 10 लोगों को पता ना चले कि ओ हो शादी की है जी क्या खाना दिया है। सो हमें सिर्फ लीडरों को नहीं, ज़ाती तौर पर अपने मामलात जो हैं उनको नज़र में रखकर कायद की शख्सियत को देखना है फिर साथ साथ। बल्कि उसमें मैं तो ये ऐड करना चाहूँगा, देखें जब खाना शुरू होता है तो वो कैसे यकदम लोग जो है ना वो उठते हैं। बल्कि एक मेरे दोस्त ने कहा कि लगता है खाना नहीं खुलता बंदे खुलते हैं। मतलब ऐसे भागते हैं और वो प्लेटें भर भर के जो है ना पता नहीं कि दूसरी बार मिले ना मिले। मतलब ये मेरा समझता हूँ इसका ख्याल करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था ईद के मौके पे दिल्ली में जब नमाज के लिए गए तो उसमें लोगों ने देख लिया, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो उसमें उसके फौरी बाद जो है वो एक मुस्लिम लीगी बड़े लीडर थे वहाँ जो बम्बई के, तो वो आगे बढ़े कि जी जनाब ईद मुबारक। तो आपने कहा कि आपको भी ईद मुबारक, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ आपसे गले नहीं मिल सकता। अगर मैं आपसे गले मिलूंगा तो मुझे सारे इन सब लोगों से गले मिलना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे मुआनका नहीं कर सकता। और उम्मीद है कि आप इसका बुरा नहीं मनाएंगे। फिर इसी तरह फ़िरका वाजी के ख़िलाफ़ थे, मतलब उसमें जब लंदन गए हैं तो उसमें कहा कि मुझे जुम्मे का टाइम हुआ तो कहते हैं मुझे ऐसी मस्जिद में ले जाएं कि जहाँ जो है वो लोग वो किसी फ़िरके के मुतल्लिक ना हो, और दूसरा ये है कि वहाँ गरीब लोग नमाज आम मुसलमान जो हैं वो नमाज के लिए आते हों। तो मशरकी लंदन की एक मस्जिद में उन्हें ले जाया गया। देर से ज़रा पहुँचे थे, पीछे बैठ गए, लोगों ने देख लिया, फ़ौरन आगे सफ़ें खाली हो गई कि आप आगे आएँ। तो नहीं, कहा जी मैं देर से आया हूँ, मेरी यही जगह बनती है। फिर उसके बाद बच्चे बड़े खुश हुए, मिलते थे, करीब लोग करीब से देखना चाहते थे, मतलब इतने ज़्यादा वो थे एक्साइटेड थे लोग। और उसमें एक शख्स वो कहते हैं कि बूढ़ा था, वो रोने लग गया बल्कि देख के, और कहा कि या अल्लाह कायदे आज़म को जो है वो मेरी उम्र लगा दे। मतलब ये लोगों के जज्बात थे। और ज़ाहिर है ये मैं समझता हूँ ये एक रिएक्ट होता है, आपके अंदर जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है, आपका दर्द जो है वो लोगों तक पहुँचता है, और फिर लोग जो हैं वो मतलब जान जाते हैं कि कौन शख्स जो है वो हमारे लिए सोचता है, कौन जो है वो हमारे साथ मुखलिस है। सही। और बल्कि इसी तरह बम्बई के एक मुस्लिम बैंकार थे, उन्होंने 16 लाख रुपए जमा किए कि जी हम एक मुस्लिम यतीम खाना बड़ा बनाना चाहते हैं अदारा, तो हम आपसे इफ्तिताह करवाना चाहते हैं। तो कायद ने कहा कि क्या ये सारे लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए होगा? तो कहा नहीं, ये हमारे फ़िरके, क्योंकि ये हमारे अपने फ़ंड से बना है, हमारे फ़िरके के लोगों के फ़ंड से बना है, और इसके आइन में भी हमने ये रखा है कि ये सिर्फ हमारे लोगों। तो आपने कहा कि फिर मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इसका इफ्तिताह नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी हमने तो तहैया किया है, हमने तो मतलब डिसाइड किया था कि इफ्तिताह आप ही के हाथ से करवाना।
आपने कहा फिर आप अपना आइन चेंज करें, इसकी शर्त में रखें कि ये सब मुसलमानों के लिए होगा। फिर उन्होंने अपना आइन चेंज किया, फिर उनको बुलाया, फिर इन्होंने अपने दस्ते मुबारक से उसका इफ्तिताह किया और उनके बड़ी तारीफ़ की। मतलब अब देखें वो ये इन चीज़ों से कितने वो बालातर थे, सबके लिए सोचते थे, और जो है वो गरीबों के लिए ख़ास तौर पे उनके दिल में कितना नरम गोशा था। अब दूसरा मैं आऊँगा डिटर्मिनेशन की तरफ, परसिस्टेंस की तरफ, अज़्म मुसम्मम उनमें क्या था, उसमें मुसलसल जद्दोजहद पे वो यकीन रखते थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक उनकी शख्सियत का पहलू है, इसलिए कि जो उन्होंने एक असूल वज़ा किया और वो कितना क्लियर वज़ा किया कि सारी ज़िंदगी उसकी पासदारी की है। फिर वो बड़ा मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये लाइन कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो एक मुकदमा लड़ा है और वो जीता है, और वो पाकिस्तान के क़याम का मुकदमा था। और जो ताकतवर जो ताकतें जिनसे वो लड़ रहे थे वो और फिर उसमें हमें लेसन क्या मिलता है कि अगर हमने इन लोगों से फ़ाइट करना है तो उसके लिए हमें इन असूलों और इन प्रिंसिपल्स पर चलना पड़ेगा, जिसमें वज़ादारी भी है, जिसमें खुश लिबासी भी है, जिसमें असूल पसंदी और असूल परस्ती भी है, और जिसमें उसके साथ साथ तालीम सबसे बढ़कर है कि आप किसी भी जगह पर उनसे किसी भी तरह से कमतर या इन्फीरियर जो कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की और किस अंदाज की होती थी कि जब आप मुकदमा लड़ते थे तो उसको कहते हैं आर्ट का नमूना होता था। और अंग्रेज़ एक वो है राइटर बड़ा मशहूर जिसने इस बात को तस्लीम किया है। बल्कि ये मैं कैल्विन कूलिज को कोट करना चाहूँगा, अमेरिका के 30th प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि नथिंग कैन टेक द प्लेस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। सही। टैलेंट विल नॉट, देयर इज नथिंग मोर कॉमन देन अनसक्सेसफुल पीपल विद टैलेंट। जीनियस विल नॉट, अनरिवार्डेड जीनियस इज ऑलमोस्ट अ प्रोवर्ब। एजुकेशन विल नॉट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एजुकेटेड डायलेक्ट्स। सही। Only determination and persistence are omnipotent. The word press on has always saved the problems of the human race. अब देखें ये अज़्म मुसम्मम और ये डिटर्मिनेशन जो है ये हम देखते हैं अपने कायद की उसमें ज़िंदगी में। मैं मिसाल दूंगा उसमें, अब ये देखें ये 3 मौके पे मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको पढ़ा है, इसलिए इसकी ये ऑथेंटिक भी बनती है। मसलन 1946 में कलकत्ता में इनके जो दोस्त थे बड़े करीबी अबुल हसन असफ़हानी, उस दिन जिस दिन मुस्लिम यूनाइटेड जो पार्टी थी उसने मुस्लिम लीग में ज़म होने का ऐलान किया था, उस दिन उन्होंने मतलब इसको इस बात पे उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। तो असफ़ानी साहब कहते हैं कि उस दिन शाम को बड़े अच्छे मूड में थे, बड़े खुश थे उस दिन, तो क्योंकि पाकिस्तान उस ऐलान के साथ ही मुस्लिम लीग बहुत बड़ी जमात बन गई थी। उस दिन शाम को उन्होंने गपशप में जो है असफ़ानी साहब से बात की। फिर इसी तरह एक जगह पे ये आता है कि हनीफ मीनार बम्बई के एक बड़े मुस्लिम लीगी कारकुन थे ज़बरदस्त, अपने वालिद मोहम्मद अली मीनार के साथ जो है वो कायद की खिदमत में अक्सर हाज़िर हुआ करते थे। फिर इसी तरह जो ADC थे एयरफोर्स की तरफ से तार उबानी, वो कहते हैं कि एक दिन यही गुफ्तगू मेरे साथ की। वो कहते मेरा बड़ा ख्याल किया करते थे, नाश्ते की मेज़ पे ख़ुद मुझे साथ बिठाते और अक्सर गपशप करते और मुझे बड़े असूल अच्छे समझाते। तो उस दिन मतलब ये सारी देखें सब इन मतलब लोगों के साथ ये शेयर किए उन्होंने बात। वो कहते हैं कि जब मैं लंदन से आला तालीम के बाद आया और यहाँ मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो इंतहाई मेरे तंगदस्ती का दौर था, बड़े मुश्किल और सख्त हालात का मुझे सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि मेरा जो घर से चैम्बर का फ़ासला खासा ज़्यादा था और बस जो थी वो उसका किराया हालांकि सिर्फ 8 आने था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मुझे 100 में से 90 दफ़ा पैदल ही जाना पड़ता। सही। अब वहाँ ये था कि हिंदू और पारसी वकील जो थे वो छाए हुए थे, एक मुसलमान वकील और ख़ास तौर पे एक नौजवान जो अभी सिर्फ पढ़ के आया हो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो अपनी जगह बनाए। और इस वजह से कहते हैं कि मुझे कोई केस नहीं मिल रहा था। मुसलसल 3 साल तक जो है वो कहते हैं कि मैं इसी तरह मेरा मतलब जो है वो रूटीन रही कि मैं सुबह जाता, सारा दिन मुकदमों की कार्रवाई सुनता और कोई केस ना मिलता, फिर कुछ चैम्बर में बैठ के मुतालिया करता और शाम को मैं वापस आ जाता। और अक्सर ये होता कि मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। अब आप मतलब ये देखें इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है। लोग तो वो देखते हैं जी कि कायद ने सूट पहना था, सिगार थी, हैट था, बड़ा एंजॉय करते थे, फर्स्ट क्लास में जो है वो ट्रैवल करते थे, लेकिन अब ये कोई नहीं देखता कि उस शख्स के स्ट्रगल कितनी है, उसने कितनी मुश्किलात जो हैं और उसमें क्या डिटर्मिनेशन उनकी रही है। मसलन डिटर्मिनेशन का ये आलम था, मतलब उसमें भी इतने बुरे हालात में इंटेग्रिटी का ये आलम था कि वो कहते हैं कि एजेंट जो है वो कमीशन पे मुकदमे ले दिया करते थे। तो वो कहते हैं इसी तरह मुझे भी ऑफर्स हुई कि जनाब अगर कुछ खाना पीना है तो कुछ बनाना है तो ये फिर हमसे कमीशन
हमें दें और ये मुकदमे ले लें। सही। तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया। फिर वो कहते हैं कि एक कमीशन एजेंट तो मेरे पीछे पड़ गया। तो उसको मेरा जवाब ये था कि मिस्टर, मैं भूख से मर जाना पसंद करूंगा लेकिन कमीशन पर मुकदमा नहीं लूंगा। अब देखें उन हालात में भी कि बंदा भूखा मर रहा है और घर के हालात भी सो खराब हो चुके थे ना, जब पीछे दिवालिया हो गई थे घर की पूरी, वो कंपनी वाले साहब की, उनके खिलाफ भी मुकदमे बन गए और घर की हालत बहुत खराब थी। लेकिन उसमें भी ईमानदारी और उसमें मतलब अज़म का जो है, असूल बनाया है उस असूल के साथ स्टिक किया है, आप रुके हैं उस असूल के साथ, कायम रहे हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर, और हालात ज़माना या जो तंगदस्ती और गुर्बत है उसने भी मुतासिर नहीं किया। हालांकि गुर्बत और तंगदस्ती को सबसे बड़ी क्या कहते हैं आजमाइश समझा जाता है, क्योंकि इंसान वहाँ पर आकर बहुत कमज़ोर हो जाता है और बाज़ औक़ात अपने ईमान का सौदा भी कर देता है। एग्जैक्टली बल्कि ये देखें, मैं अब मतलब सेशंस करता हूँ, ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, ख़ास तौर पे मैं ये बात किया करता हूँ कि ये देखें दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये बल्कि अब मतलब वेस्टर्न ऑथर ये कहते हैं कि आदम से लेकर बिल गेट्स तक जिसको जितने बड़े मुकाम पे बैठाना होता है ना कुदरत ने, उस